नमस्कार दोस्तों। आप जानते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और सारी ताकतें बिहार में लगी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ पार्टियां, कुछ ताकतें अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति, जितनी ऊर्जा है वो मध्य प्रदेश में लगा रही हैं, जहां 28 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। ये क्या खेल है? उपचुनाव में कोई राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अगर अपना सब कुछ दांव पर लगाए तो फिर सोचना पड़ता है कि ऐसा क्यों है। जिस राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा के आम चुनाव हो रहे हैं, वहां ताकत नहीं लगाई जा रही है, और जिस राज्य में उपचुनाव हो रहे हैं 28 सीटों के लिए, वहां पूरी ताकत झोंकी जा रही है। ये मसला क्या है? प्रदीप सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जाने माने पत्रकार, कॉलमिस्ट और जनसत्ता के पूर्व संपादक। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। ये मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि 28 सीटों के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये भी सुनने में आ रहा है कि प्रियंका वाड्रा भी रोड शो के लिए वहां जाने वाली है। देखिए ओंकार जी, मध्य प्रदेश में जो है वो सरकार दांव पे लगी। और सिर्फ सरकार नहीं दांव पे लगी, कई लोगों की राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर लगी। अगर मध्य प्रदेश में आपको ये जो चुनाव हो रहे हैं इसमें बीजेपी हार जाती है तो ये केवल बीजेपी की हार नहीं होगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी हार। और इस हार के बाद ये सवाल उठेगा कि ये जो नया सिलसिला शुरू हुआ है चुनी हुई सरकार गिराने का, कि जो सत्ता में है उनके विधायक तोड़कर उनको इस्तीफा दिलाकर और फिर से उपचुनाव में जिता कर लाने का, इसको जनता ने नकार दिया है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। दूसरा, उधर कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, खासतौर से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ, उनके लिए कि उनमें इतनी ताकत है, या उनका ऐसा जनाधार है, या उनकी ऐसी अपील है कि अपने बागी लोगों को हरवा कर नए लोगों को जिताकर ला सकते हैं। तो दोनों तरफ से स्टेक बहुत बड़े हैं। एक सरकार के, मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक सरकार के बचे रहने या जाने का सवाल है। तो इसलिए आपको इतनी ताकत वहां पर नजर आ रही है। क्योंकि संख्या कम है, चुनाव में 28 करीब विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव हो रहा है, इसलिए वो ताकत और घनीभूत होकर और ज्यादा नजर आती है कि सब सब मतलब पूरे प्रदेश की बजाय जो है, ताकत लगाने की बजाय कुछ क्षेत्रों में, 28 चुनाव क्षेत्रों में ही सबको ताकत लगानी है। तो वो एक कारण वो भी है। दूसरे, चूंकि ये कोरोना का समय है, उस तरह की जो है वर्चुअल रैली ज्यादा हो रही है, फिजिकल रैली कम हो रही है। तो इसलिए घर घर जाकर प्रचार करना, छोटे छोटे ग्रुप में जाकर प्रचार करना, उसकी जरूरत ज्यादा बढ़ गई है। कार्यकर्ताओं की भूमिका पहले भी चुनाव में हमेशा होती है महत्वपूर्ण, इस चुनाव में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि कौन ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क करता है। उसी से पता चलेगा कि किसके समर्थन में लोग हैं या नहीं है। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए भी, या कहिए कि जो दल बदल का कानून बना है, उसको उसको लेकर भी एक बड़ा सवाल होगा कि क्या लोग ऐसे लोगों को जो जिस पार्टी से चुने जाते हैं कुछ ही दिन बाद छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ चले जाते हैं, उनको रिजेक्ट कर देते हैं या उनको स्वीकार कर लेते हैं। तो ये इस उपचुनाव के नतीजे बड़े दूरगामी होंगे। ये केवल एक सरकार तक या एक प्रदेश तक सीमित रहने वाला मामला नहीं है। ये भारतीय जनतंत्र के लिए एक एक नई दिशा या एक नया द्वार भी खोल सकता है। और कांग्रेस, ऐसा लगता है कि चौतरफा घेराबंदी में जुटी हुई है। 14 ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची है। ये सब ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट के ही हैं, जिनको बिना किसी सदन का सदस्य हुए शपथ दिलाई गई। वो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस ने ये कहा है चुनाव आयोग से कि वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे मंत्रियों को हटाया जाना चाहिए। और उसके आगे की भी वो बात कर रहे हैं कि मंत्री रहते हुए और वो जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जो शासन प्रशासन का सहयोग उनको मिल रहा है,
उसको रोका जाना चाहिए। देखिए, इस तरह के पैंतरे जो है राजनीतिक दल अपनाते हैं मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए अपने विपक्षी या प्रतिद्वंदी पर। ये बात सही है कि ये लोग विधायक नहीं हैं और मंत्री बनाए गए हैं, लेकिन भारतीय संविधान की ये व्यवस्था है कि 6 महीने तक आप सदन का सदस्य हुए बिना मंत्री रह सकते हैं। उसी उसी व्यवस्था का, उसी प्रावधान का इस्तेमाल करके इन लोगों को मंत्री बनाया गया है और ये ध्यान में रखा गया कि ऐसे समय मंत्री बनाया जाए जब जो उपचुनाव का समय आएगा, जो तारीख है उससे आगे तक का वो जो है वैलिड रहे, उनका 6 महीने का जो पीरियड है। तो संवैधानिक रूप से इसमें कोई गलत बात नहीं। नैतिक रूप से आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आपको पता है कि इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, इनको चुनाव में जाना है, फिर भी आपने मंत्री बनाया। तो आज की राजनीति में नैतिकता की बात करना तो थोड़ा ज्यादा ही होता है। खास तौर से कांग्रेस जब बात करती है तो उसकी विश्वसनीयता और कम होती है, क्योंकि उसने इस देश में 55 साल करीब राज किया है और ऐसी नैतिकता को बार बार तोड़ा है, उसका उल्लंघन किया है, उसकी उसकी बेकदरी की है। तो इसलिए लोगों पर उसका ज्यादा असर पड़ता नहीं है। सवाल कुल इतना होगा कि ये जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव में जा रहे हैं, इनको जनता इनके कदम को कैसे देखती है? क्या वो इस कदम को एक एक विश्वासघात के रूप में देखती है, या ये मानती है कि ये परिवर्तन स्वाभाविक था और होना चाहिए था, इसलिए उन्होंने किया। ये उन्होंने किसी बड़े व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया, क्योंकि देखिए जो लोग पहले मंत्री थे कांग्रेस सरकार में, इस्तीफा देने के बाद उनका मंत्री पद गया, फिर विधायकी गई, तो और फिर चुन के आने की कोई गारंटी नहीं है। कोई पार्टी, कोई सरकार इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि वो चुनाव में जिताकर ला सकती है किसी को या चुनाव जीतेगी। तो एक तरह का जोखिम तो इन लोगों ने लिया है। अब सब कुछ निर्भर करता है कि जनता इसको किस रूप में देखती है, जोखिम के रूप में या विश्वासघात के रूप और प्रदीप जी, ऐसा लगता है कि जनता की नब्ज को ये लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इसी तरीके से अगर शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो घुटनों के बल बैठ कर के लोगों से अपीलें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप लोगों की वजह से मैं इस पद पर हूँ। उधर दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, कांग्रेस के दूसरे नेता हो, उन्होंने भी ताकत लगा रखी है। इसीलिए मैंने कहा कि अहम चुनाव हो रहा है बिहार में, लेकिन मध्य प्रदेश का जो उपचुनाव है ये तो महासंग्राम में तब्दील हो गया है। मतलब बिहार से ज्यादा दिलचस्पी लोगों की मध्य प्रदेश के उपचुनाव में है कि वहां किसका क्या दांव पर लगा हुआ है और किसकी आगे की राजनीति कैसे होगी। शायद लोगों की नब्ज नहीं पहचान पा रहे हैं ये लोग, तभी इतना पसीना बहा रहे हैं इस कोरोना काल में। देखिए, जब आम चुनाव हुए थे दिसंबर 2018 में, उसके बाद उस समय गुस्से में लोगों ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार को गिरा दिया था, उनको हरा दिया था। लेकिन उस नतीजे आने के बाद से ही एक हल्की सी सिंपैथी लोगों को लगने लगा कि हमने ज्यादा कर दिया। दोनों पार्टियों में जो विधायक जीत कर आए, संख्या बल के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा का फर्क नहीं था। तो इसलिए ये कहना कि एक को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे को पूरी तरह नकार दिया, वो ठीक नहीं है। लेकिन जो भी सत्ता में है, वो जो सत्ता से बाहर जाता है, जब उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो यही माना जाता है कि उसको जनता ने, मतदाता ने रिजेक्ट कर दिया है। तो एक वो सिंपैथी का भाव, दूसरा शिवराज सिंह चौहान का स्वभाव, जितने मिलनसार हैं, जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, घुल मिल जाते हैं, उसका एडवांटेज है। सरकार बनने के बाद से और सरकार गिरने तक उस समय के मुख्यमंत्री कमलनाथ का जो रवैया था, लोगों के प्रति जो रवैया था, उसने एक नाराजगी पैदा की। सरकार के कामकाज से वो नाराजगी और ज्यादा बढ़ी, तो उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ है माहौल की दृष्टि से देखें। अब आप कह रहे हैं कि इतनी ताकत क्यों लगा रहे हैं, घुटने के बल क्यों बैठ रहे हैं, इतना पसीना क्यों बहा रहे हैं? सवाल यह है कि चुनाव ऐसी चीज है जो बड़ी अनिश्चित होती है। इसमें कोई आश्वस्त नहीं रह सकता, चाहे जितना अच्छा काम किया हो या बुरा काम किया हो। कई बार बुरा काम करने वाला जीत जाता है, अच्छा काम करने वाला हार जाता है। हमने इस देश में देखा है कि आचार्य नरेंद्र देव जैसा
महान व्यक्तित्व वो विधानसभा का चुनाव हार गए थे। तो चुनाव केवल व्यक्ति पर या आपकी अच्छाई पर नहीं होते, बहुत से फैक्टर्स होते हैं। तो वो बहुत से फैक्टर्स मिलके एक अनिश्चितता का वातावरण बनाते हैं, और अनिश्चितता जो है असुरक्षा का भाव पैदा करती है, इसलिए ये लोग इतनी ताकत लगा रहे हैं। हालांकि 28 सीटें हैं जहां चुनाव हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के लिए शायद 9 या 11 सीटें ही चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि 28 में से 11 सीटें भी ना आए। आश्वस्त उनको होना चाहिए कि शायद इतनी तो आ ही जाएंगी और सरकार बच जाएगी। तो भी जैसा आपने कहा है कि राजनीति जो है वो अनिश्चितताओं का एक ऐसा खेल है जिसमें हर एक की धुक धुकी बंधी रहती है कि पता नहीं मतदाताओं के मन में चल क्या रहा है। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू की बात करें प्रदीप जी, ये खेल तो कांग्रेस ने ही शुरू किया था शायद कर्नाटक से, और कर्नाटक से पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने भी एक दो राज्यों में ऐसा किया था कि जहां कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिली थी पर भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपना खेल खेला और अपनी सरकार बना ली। और शायद कांग्रेस की तरफ से जो इनिशिएट किया जाना चाहिए था वो उन्होंने जल्दबाजी में, मतलब जल्दी में नहीं किया, आलस्य का शिकार हो गए। पर ये जो खेल चल रहा है, कर्नाटक हुआ, कर्नाटक के बाद फिर महाराष्ट्र भी हमें देखने को मिला जहां शिवसेना को और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला था, दोनों मिलकर के लड़े थे। पर शिवसेना को चूंकि चीफ मिनिस्टरशिप चाहिए थी तो इसलिए उन्होंने दो ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार बना ली जिनसे उनका कोई वैचारिक मेल मिलाप नहीं है, सिद्धांत के स्तर पर भी कहीं कोई मेल मिलाप नहीं है। बाला साहब तो पूरी उम्र ही एक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे और बयान भी देते रहे। तो ये खेल एक्चुअल में कर्नाटक से फिर महाराष्ट्र में, और फिर उसका एक तरीके से कहीं ना कहीं जो एक परिणाम आना था वो मध्य प्रदेश में देखने को मिला, और फिर राजस्थान में भी थोड़ा बहुत गेम हुआ जो कामयाब नहीं हुआ। पर यह भारतीय राजनीति की विद्रूपताएं आप कहेंगे, या कुछ और भी है, इसके आगे भी जाकर के कुछ है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रहा है? नहीं, देखिए, मुझे तो एक ही चीज नजर आती है, जब सत्ता ही सिद्धांत बन जाए तो कुछ भी हो सकता है। फिर कोई 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 वर्जना नहीं होती, कोई किसी के साथ जा सकता है। बात सिर्फ इतनी होती कि सत्ता किसको मिलेगी। और ये खेल जो है 1967 से शुरू हुआ, जब जी सम्मिलित सरकारों का दौर आया, तब से शुरू हुआ है। और ये कांग्रेस के समय से कांग्रेस के लोगों का शुरू किया हुआ खेल है। वो स्वरूप उसका बदलता रहा है। इसको रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया, संविधान की 9वीं अनुसूची में इसकी व्यवस्था की गई। लेकिन उसमें भी जब नाकामी मिलने लगी, पहले ये हुआ कि 1/3 अगर सदस्य हैं तो वो अलग होकर अपनी पार्टी बना सकते हैं या किसी के साथ मर्ज कर सकते हैं। देखा गया कि ये हो रहा है, तो फिर 2/3 का बनाया गया कानून कि 2/3 सदस्य अलग हो सकते हैं लेकिन अलग पार्टी नहीं बना सकते, उनको किसी पार्टी में मर्ज करना पड़ेगा। तो वो जब हुआ तब ये बीजेपी का निकाला हुआ फॉर्मूला है, जो बीजेपी ने कर्नाटक में 2008 में शुरू किया था, जिसको नाम दिया था ऑपरेशन कमल। जी वहां जो है अपने विरोधी दल की पार्टी के नेताओं, विधायकों को इस्तीफा दिलाकर और फिर जिताकर लाकर सरकार बनाने का। तो इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तो ये आप कह सकते हैं कि ये गलत है कि जिस पार्टी से चुनकर आप आए और आने के बाद कुछ समय बाद आपने धोखा दिया और दूसरी पार्टी के साथ चले गए। तो जब तक आप सदस्यता बचाकर ऐसा कर लेते थे तब तक तो अनैतिक था। अब जबकि चूंकि आप विधानसभा की सदस्यता छोड़कर जा रहे हैं और जी चुनाव लड़कर वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आप जनादेश लेकर आ रहे हैं। तो वो उस तरह से अनैतिक नहीं रह गया। ये आप नहीं कह सकते कि आप जनादेश लिया किसी पार्टी के सिंबल पर और चले गए किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर। दूसरी पार्टी जिसमें गए उसके सिंबल पर अगर आप जनादेश लेकर आ रहे हैं तो स्थिति दूसरी हो जाती है।
तो इसलिए संविधान विशेषज्ञों को अब नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि इससे कैसे निपटें। और दोनों स्थितियों में अगर भारतीय जनता पार्टी 9 या 11 सीटें भी नहीं ला पाती है, तो उस स्थिति में उसका असर केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया, केवल शिवराज सिंह चौहान पर पड़ेगा, या इसके छींटे ऊपर तक भी जाएंगे? एक निश्चित रूप से ऊपर तक जाएंगे। ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व पर सवाल उठेगा और ये होगा कि जनता ने उनको नकार दिया, उनके इन तौर तरीकों को जनता ने, मतदाता ने रिजेक्ट कर दिया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये जो स्टेक है, ये आपको मेहनत करते हुए बहुत ज्यादा जो लोग दिख रहे हैं, वो कांग्रेस को एक अवसर नजर आ रहा है। उसको केवल सरकार नहीं दिख रही है कि अगर हम जीत गए तो सरकार फिर बन जाएगी, केवल इतने तक मामला नहीं है। उनको लग रहा है कि बीजेपी को बहुत बड़ी चोट पहुंचाने में हम कामयाब हो जाएंगे, न केवल एक राज्य में सत्ता फिर से हासिल कर लेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे राजनीतिक विमर्श पर जो है एक सवाल खड़ा कर सकेंगे। हम बीजेपी को पहले से ज्यादा कमजोर कर सकेंगे। तो ये जो कोशिश लक्ष्य है, इसके कारण दोनों ओर से इतनी मेहनत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात तो सही है कि इसका कुछ न कुछ हल निकलना चाहिए कि सरकार एक बार चुनाव, आम चुनाव हो गया तो जो चुन कर आए वो कैसे सत्ता में बना रहे। लेकिन संविधान कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान में ही ये व्यवस्था है कि विपक्ष को संवैधानिक रूप से इस बात का अधिकार है कि सरकार को कटघरे में खड़ा करे, उसको अपदस्थ करे, लेकिन वो लोकतांत्रिक तरीकों से, जो संसदीय तरीके हैं उनसे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें प्रदीप जी, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया 10 जनपद के बहुत नजदीकी माने जाते रहे हैं। उनके पिता भी विश्वास पात्रों में थे, और राहुल गांधी के प्रियंका वाड्रा के भी नजदीकी थे, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए पूरे देश के साथ, तो करीब करीब आधा प्रदेश जो है वो प्रियंका वाड्रा के हवाले किया गया था, और वेस्ट का जितना इलाका था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया गया था। तो इसी से पता लग जाता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका उन पर कितना भरोसा करते थे। लेकिन ये भी सही है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में उनको पूरी तरीके से अलग थलग किया गया। वो न केवल कांग्रेस के भीतर की राजनीति के शिकार हुए, हालांकि डिप्टी सीएम तो वो खुद ही नहीं बनना चाहते थे, पर उनको प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया गया। बाद में राज्यसभा की मेंबरशिप के लिए भी उनको आगे नहीं किया गया, दिग्विजय सिंह को टिकट दे दिया गया, और अल्टीमेटली उन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि उनको लगा कि उनको किनारे किया जा रहा है और राहुल गांधी या सोनिया गांधी आ, उसका उनका सम्मान भी नहीं बचा पा रहे हैं। उनको बाकी चीजें देने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ये उपचुनाव कितने अहम होने वाले? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए तो उनके राजनीतिक जीवन का मुझे लगता है सबसे अहम चुनाव है। ये उनकी राजनीति को आगे ले जाएगा या बहुत पीछे ले जाएगा। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। वो नेहरू गांधी परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा थे। ये नेता कांग्रेस के तो थे ही, लेकिन वो परिवार के एक सदस्य की तरह भी थे। उनके पिता भी थे और उसके बाद वो भी थे। ऐसे में देखिए, ये कहानी है कांग्रेस का पतन क्यों हो रहा है, जी। कांग्रेस का क्षरण क्यों हो रहा है। वो किस तरह से उनका उनका जो वर्क कल्चर है कांग्रेस का, उससे इतने ट्रेडिशनल कांग्रेसी, दूसरी पीढ़ी के कांग्रेसी हैं, वो भी परेशान है। लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा खासतौर से ऐसे नेताओं के साथ जिनका अपना जनाधार है, ये बहुत जरूरी होता है। 2018 दिसंबर में जो मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। वो कैंपेन कमेटी के इंचार्ज थे। पूरा चुनाव उन्होंने बहुत मेहनत की। नतीजा आया तो स्वाभाविक रूप से माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि कांग्रेस में पीढ़ी परिवर्तन की भी बात हो रही थी। जी लेकिन जी। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया।
लेकिन उस समय जो उनसे वायदे किए गए थे उन पर अमल करना तो दूर, कुछ समय बाद उस पर कोई बात भी करने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे जब संवाद घटने लगता है तो संबंध टूटने लगता है। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया और नेहरू गांधी परिवार के साथ हुआ कि संवाद लगातार कम होता गया। संवाद क्यों कम होता गया? क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने जो वायदा किया था या तो उसको पूरा करने की स्थिति में नहीं रह गए थे या पूरा करने की नीयत नहीं थी, तो इसलिए सवालों से बचने लगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किल ये थी कि वो कहां जाए, किससे बात करें। अगर ये दोनों बात करने को तैयार नहीं है तो कांग्रेस में और किसी से बात करने का कोई मतलब नहीं था। जी जी। तो इसलिए उन्होंने काफी समय तक इंतजार किया। जब देखा कि बात कहीं आगे नहीं बढ़ रही है तो उनको लगा कि अब उनको नए रास्ते की तलाश करनी चाहिए, इसलिए वो कांग्रेस छोड़कर फिर बीजेपी के साथ आ गए। और ये द्वंद्व जो है ये कांग्रेस में अभी भी चल रहा है अलग अलग प्रदेशों में। अगर आप देखें तो जो सो कॉल्ड नई पीढ़ी है, और नई पीढ़ी की उम्र भी पार्टियों में तो कम से कम 60 साल तक मान ली जाती है कि ये नई पीढ़ी के ही हैं। तो ऐसे जो 50, 60, 40, 45 साल के अलग अलग प्रदेशों में कांग्रेस में इस समय हैं, वो भी घुटन महसूस कर रहे हैं। इस घुटन की वजह क्या मानते हैं? पुरानी पीढ़ी अपना वर्चस्व छोड़ने को तैयार नहीं है, नई पीढ़ी को आगे आने देने को तैयार नहीं है, या प्रॉब्लम कुछ और है? नहीं, एक अपने प्रवचन में आचार्य रजनीश ने एक बात कही थी कि इस देश में पुराने लोग जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, उनको धक्का देकर हटाना पड़ता है। तो इसी तरह की स्थिति राजनीति में भी है। पुराने लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनका समय हो गया, अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में थोड़ा और ज्यादा समस्या है। वो समस्या ये है कि कांग्रेस में आगे बढ़ने के लिए एकमात्र क्राइटेरिया है परिवार के प्रति आपकी वफादारी। अगर आप परिवार के प्रति वफादार हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। दूसरी चीज, वो जो राजनीति में बहुत ज्यादा हावी हो गई है गणेश परिक्रमा की, कि जी कौन आसपास रहता है। इसलिए धीरे धीरे कांग्रेस में क्या हुआ कि जो जनाधार विहीन नेता थे वो धीरे धीरे ताकतवर हो गए, शीर्ष नेतृत्व के विश्वास पात्र हो गए। तो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा थे जनाधार वाले नेता, तो उनको हाशिए पर ढकेलना शुरू किया। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो युवा हैं, खासतौर से जिनको आगे 15, 20, 25, 30 साल की राजनीति करनी है, उनको लग रहा है कि हमारा भविष्य अब कांग्रेस के भविष्य के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि कांग्रेस का भविष्य क्या है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पार्टी को किधर ले जाना चाहता है, क्या सोच है, जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं उन पर पार्टी का क्या स्टैंड है, पार्टी की विचारधारा क्या है। इन सब मुद्दों को लेकर जो उहापोह है, जो भ्रांति है, उसके कारण एक निराशा का भाव है। इसलिए एक सबकी अपनी बर्दाश्त की सीमा होती है, तो जब तक बर्दाश्त कर पा रहा है जो, वो टिका हुआ है। जिसकी बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाती है वो फिर नया रास्ता तलाशता है। और एक समस्या शायद ये भी है प्रदीप जी कि बहुत हाथ पैर मारे, बहुत मेहनत की, और जो राज्यों की राजनीति है उसमें उस उन तमाम जो चक्रव्यूह रचे जाते हैं आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, उनको आपने बाधा को पार करके आप राष्ट्रीय स्तर तक आ भी गए, परिवार की परिक्रमा कर भी ली, तो हद से हद आप महासचिव बन जाएंगे, राष्ट्रीय महासचिव बन जाएंगे। इसके आगे का कोई ऑप्शन नहीं है। अध्यक्ष बनने का भी ऑप्शन नहीं है, प्रधानमंत्री बनने का भी ऑप्शन नहीं है। या तो आप मनमोहन सिंह जैसे भाग्यशाली हों कि एक्सीडेंटल आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, बाकी की संभावनाएं कांग्रेस में बाकी के लिए नहीं है। शायद निराशा की एक बड़ी वजह ये भी है। हम बिल्कुल है, देखिए ऐसा है कि जो शीर्ष पद है वो तो परिवार के लिए आरक्षित है, उसके बारे में तो आप सोचिए मत। अगर आपने उसके बारे में सोचा भी तो आपकी स्थिति जो है वो डावाडोल हो सकती है, आप असुरक्षित हो सकते हैं पार्टी।
तो इसलिए आप उसकी तो बात ही मत कीजिए। लेकिन लोगों को जो बुरा लगता है, जो समस्या हो रही है कि भाई नंबर 2, 3, 4, 5, 6 वहां पर तो कम से कम हम पहुंचे, वहां पर कब्जा है जो पार्टी परिवार के प्रति वफादार है, जिनका अपना कोई जनाधार नहीं है, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, उनके मन की बात बोलते रहते हैं, इन लोगों का कब्जा है वहां पर। और जो जनाधार वाले लोग हैं उनकी कोई सुनने को तैयार नहीं। तो उनको समझ, देखिए अभी जो लोग गए हैं, जितने लोग, अभी आने वाले दिनों में और लोग जाएंगे। आपको हरियाणा की राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान है, आप जी बहुत नजदीक से देखा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बस हैं कांग्रेस में, किस दिन चले जाएंगे कोई नहीं कह सकता। तो इस तरह से हर राज्य में ऐसे नेता हैं। तो उनको उनको लग रहा है कि भाई हम पार्टी में क्यों है, पार्टी अगर हमारे बारे में नहीं सोच रही है, पार्टी को पार्टी अगर ऐसा संकेत दे रही है कि उसको हमारी जरूरत ही नहीं है, तो हम पार्टी में क्यों रहे। तो ये ऐसी स्थितियां हैं जो जब तक ये परिवार है, अब तो लगता है कि देखिए संसदीय लोकतंत्र जो है उसमें किसी भी नेता की ताकत आती है उसके वोट दिलाने की क्षमता से। जी जी। गांधी परिवार वोट दिलाने की क्षमता लगातार खोता जा रहा है, इसलिए नेतृत्व पर सवाल भी उठ रहे हैं। जो 23 नेताओं ने चिट्ठी लिखी, वो उसी का परिणाम है कि भाई आप वोट दिलाने की क्षमता आपकी कम होती जा रही है। जो लोग राज्यों में ऐसे हैं उनको आप हाशिए पर ढकेलते जा रहे हैं, तो आखिर पार्टी जाएगी कहां। तो ये सब सवाल हैं जो कांग्रेस के लोगों को सोचना पड़ेगा। प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी निगाहें बिहार पर तो हैं ही, लेकिन मध्य प्रदेश के घटनाक्रम पर भी है, जहां 28 सीटों के लिए उपचुनाव हो रहा है। तो वहां मुख्यमंत्री की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो अब भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, मध्य प्रदेश से अगर खुशखबरी मिली, तो हो सकता है बिहार चुनाव के बाद वो केंद्र में मंत्री भी दिखाई दें। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय निकाला और हमारे दर्शकों के लिए मार्गदर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।